नमस्कार भैया बहन। मैं आचार्य धर्मेंद्र, सरस्वती विद्या मंदिर, रिंगबांध, भौदेपुर, सीतामढ़ी से। आज हम लोग संसाधन के रूप में लोग जो दूसरा अध्याय है के बारे में और आगे पढ़ेंगे। अभी तक आपने जो पढ़ा उससे आपने सीखा कि मानव पूंजी कैसे निर्मित होता है। मानव पूंजी के निर्माण में शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा यानी स्वास्थ्य सेवा में निवेश काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका निवेश जितना ज़्यादा होगा अपने देश में मानव पूंजी का निर्माण उतना ही अच्छा होगा और ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मानव पूंजी के रूप में डॉक्टर, शिक्षक, टेलर, वकील, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि आते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे मानव पूंजी हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा विषय है, जो टॉपिक है, वो है पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। ठीक है, तो ये नया टॉपिक है, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, पिछले कालांश में जो विलास और शकल की जो कहानी आपने पढ़ा था, उसमें साफ अंतर आपको स्पष्ट हो गया होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके क्रियाकलाप अलग अलग होते हैं। तो शकल और विलास की कहानी में विलास मछलियाँ बेचता था और शकल फर्म में नौकरी करता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो विभिन्न क्रियाकलाप हैं उसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा है द्वितीय क्षेत्रक, तीसरा है तृतीय क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक को प्राइमरी सेक्टर बोला जाता है। द्वितीय क्षेत्रक जो होता है ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर है और तृतीय क्षेत्रक जो है ये टेरिटरी सेक्टर होता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्रक को ही सेवा क्षेत्रक के रूप में भी जाना जाता है ना। इन तीनों के बारे में विस्तार से आप आगे पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में, इन क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए, प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक ऐसा क्षेत्रक है जहाँ कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन एवं उत्खनन शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग कार्य करते हैं और उन कार्यों से उनको थोड़ा बहुत आय का अर्जन भी होता है। ठीक है, दूसरा जो क्षेत्रक है वो विनिर्माण क्षेत्रक है। विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहाँ पर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। वहीं पर तृतीय क्षेत्रक जो होता है, जो सेवा क्षेत्रक है, यहाँ सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ किसी प्रकार का वस्तु का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जितने सेक्टर्स हैं आपके, ये तृतीय क्षेत्रक है और यहाँ सेवाएं प्रदान करने का कार्य इस सेक्टर्स में, इस क्षेत्र में किया जाता है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये जो क्षेत्रक है, यहाँ पर जो भी कार्य होता है उससे वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है। ठीक है, तो वस्तुओं का उत्पादन सेकेंडरी सेक्टर यानी कि जो द्वितीय क्षेत्रक था वहाँ होता है और सेवाओं का उत्पादन कहाँ होगा? तृतीय क्षेत्रक में। ठीक है जी, और प्राथमिक क्षेत्रक में भी वस्तुओं का ही उत्पादन होता है। ठीक है, तो सिर्फ तृतीय क्षेत्रक में सेवा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए, अब ये जितने कार्य हैं, इन कार्यों को करने से उन लोगों को आय होती है और उनकी आय के कारण जो अपना राष्ट्र है उसकी आय में वृद्धि होती है और यही सारी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब बात आती है आर्थिक क्रियाओं की। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाओं को ही बाजार क्रियाएं भी कही जाती हैं। तो ये जो आर्थिक क्रिया है ये क्या होता है? आर्थिक क्रिया में जो कार्य किया जाता है वो वेतन या लाभ के उद्देश्य से की जाती है और वो जो वेतन और लाभ मिलता है उसी को हम लोग पारिश्रमिक भी कहते हैं। यानी कि जो भी उनको भुगतान किया जाता है वो पारिश्रमिक होता है, जिसको इंग्लिश में रेम्यूनरेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर इन आर्थिक क्रियाओं में सरकारी सेवा भी शामिल होती है। ठीक है, साथ ही वस्तुओं का उत्पादन, सेवाओं का उत्पादन भी आर्थिक क्रियाओं के अंदर ही आता है। ठीक है, तो वैसी क्रियाएं जिससे किसी भी प्रकार का लाभ या आय हो और वो वेतन के रूप में हो, ठीक है ना, चाहे वो पारिश्रमिक के रूप में हो, वो सारी आर्थिक क्रियाएं
कही जाएंगी या बाजार क्रियाएं कही जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आर्थिक क्रियाएं या गैर बाजार क्रियाएं, ये यहाँ पे होना चाहिए था गैर आर्थिक क्रियाएं या गैर बाजार क्रियाएं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो गैर आर्थिक क्रियाएं हैं या गैर बाजार क्रियाएं हैं, इसके अंतर्गत जो भी वस्तुओं का उत्पादन होता है या जो भी सेवाएं प्रदान की जाती है वो स्वयं के उपयोग के लिए होती हैं। ठीक है ना, वो खुद बनाते हैं और खुद खाते हैं। जैसे माता आपके लिए भोजन बनाती है, एक शिक्षक अपने बच्चे को पढ़ाता है। ठीक है ना, तो चलिए ये सवाल है, आपको बताना है कि ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं या गैर आर्थिक हैं। तो यहाँ पर जो विलास है वो मछली बेचता है, ये आर्थिक क्रिया है, और अपने परिवार के लिए खाना पकाता है, तो ये गैर आर्थिक क्रिया है। सकल एक प्राइवेट फर्म में काम करता है, आर्थिक क्रिया है। छोटे भाई और बहन की देखभाल करता है ना, तो वो क्या है, गैर आर्थिक क्रिया है। आगे चलते इसमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से जो परिवार में महिलाएं और पुरुष होते हैं उनके बीच श्रम का विभाजन किया जाता है। ये सदियों से चलते आ रहा है अपने देश में। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण के आधार पर ही अपने यहाँ जो पुरुष होते हैं और महिलाएं होती हैं उनके कार्य को निर्धारित किया जाता है। ठीक है ना, लेकिन इसमें भी आप देखेंगे कि जो कार्य हैं, जो महिलाओं और पुरुष के कार्य हैं, उनमें थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो महिला के कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। महिलाओं के जो कार्य हैं वो घर के कामकाज होते हैं, जैसे बर्तन साफ करना, सफाई, बच्चों की देखभाल जैसे कार्य, है ना। किसी प्रकार का धन प्रदान नहीं किया जाता इस कार्य के लिए, इनको किसी प्रकार का कोई धन नहीं मिलता है। और महिलाओं का जो आय है वो राष्ट्रीय आय में भी नहीं जुड़ता। वहीं पुरुषों के कार्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, खेतों में काम करना या बाहर जाके काम करके कुछ कमा करके लाना। ठीक है, या जो भी उगाते हैं वो उसको बाज़ार में बेच करके धन कमाते हैं, और इनके द्वारा जो कमाया गया आय है वो राष्ट्रीय आय में जुड़ता है। ठीक है, क्योंकि धन कमा रहे इसलिए जुड़ता है। महिलाएं क्या कर रही थी, धन नहीं कमा रही थी, इसलिए उनका आय नहीं जुड़ता था। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पर सवाल आता है कि महिलाओं के कार्यों का भुगतान कब होता है। ठीक है, तो जब महिलाओं के पास शिक्षा और कौशल आ जाता है तब वो श्रम बाज़ार में जाती हैं। ठीक है, और श्रम बाज़ार में उनको उनकी शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण आदि के आधार पर उनको कार्य मिलता है, और उन कार्यों के आधार पर ही उनको भुगतान किया जाता है। चलिए, तो यहाँ पर पुस्तक आप देख सकते हैं, है ना। तो यही टॉपिक हम लोग आज पढ़ रहे थे, पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। ठीक है ना, तो इसमें ये सारा कुछ हम लोग कर चुके हैं। चलिए इसमें थोड़ा सा और आगे चलिए, और यहाँ पर देखिए शीला का जो परिवार है ना, जो शीला थी वो क्या करती थी, अपने बच्चों के लिए काम करती थी, है ना। उसको कुछ नहीं मिलता था, वहीं उसके बूटा जो हस्बैंड है वो पालन पोषण का कार्य करते थे। ठीक है ना, वहीं बिलास की जो माँ थी वो क्या करती थी, मछलियाँ बेचती थी। ठीक है ना जी, तो और जब मछली बेच करके वो आय कमाती थी। ठीक है ना जी, तो इस तरह जो महिलाएं होती हैं उनकी सेवाओं का भुगतान तब किया जाता है जब वो श्रम बाज़ार में प्रवेश करती हैं। श्रम बाज़ार में उनको भी पुरुषों की तरह ही आय दिया जाता है, लेकिन उसका जो निर्धारण होता है वह उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर किया जाता है। ठीक है जी, तो आपको पता चल गया कि जो शिक्षा होता है और जो कौशल होता है वो बाज़ार में किसी भी व्यक्ति के जो आय है, किसी व्यक्ति के आय का प्रमुख निर्धारक है ना। तो लेकिन समस्या क्या है कि जो अधिकांश महिलाएं होती हैं वो काफ़ी कम शिक्षित होती हैं, है ना। उनके पास काफ़ी निम्न स्तर का कौशल होता है। ठीक है, इसीलिए पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। ठीक है ना, अधिकतर महिलाएं वहाँ काम करती हैं जहाँ उनकी नौकरी सुरक्षित नहीं होती है। ठीक है ना, कानून का भी अभाव होता है, सुरक्षा का भी अभाव होता है, उनका जो रोज़गार होता है वो अनियमित होता है ना। तो वो निम्न आय के शिकार हो जाते हैं, है ना। तो ये सारी इनके क्षेत्र की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पर प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल, सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाओं का भी अभाव होता है, ये उपलब्ध नहीं होती, उनको नहीं दी जाती, है ना। लेकिन फिर भी उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाएं पुरुषों के बराबर वेतन लेती हैं। ये संगठित क्षेत्र में ऐसा होता है ना। जो महिलाएं हैं वो सामान्य नौकरी के अलावा प्रशासनिक
प्रशासनिक क्षेत्र में भी बढ़ चढ़ करके आज की डेट में काम कर रही हैं। ठीक है ना। आपको पता है कि ऐसे क्षेत्रों में काम करने पर वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। तो ये जो महिलाएं हैं आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रही हैं। ठीक है जी। तो और ये आज काफ़ी उच्च पद पर भी आसीन हो रही हैं। ठीक है जी। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।